जादुई बिल्ली। एक रामपुर नाम का बहुत प्यारा गांव था। उसी गांव के अंदर एक प्यारी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के अंदर रामू और रामू की पत्नी मधु रहती थी। वे दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। रामू ने जो कर्ज लिया था वह रामू ने पूरा चुका दिया था, इसलिए मधु रामू के लिए अच्छी अच्छी चीजें बना रही थी। पता है मधु, मैंने कर्ज चुकाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, तब जाकर ये कर्ज चुका है। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पास किसी का भी कर्ज नहीं रहा है। अब मैं अपन दोनों के लिए पैसे कमाऊंगा। हाँ जी, मुझको पता है तुमने कितनी मेहनत की है कर्ज चुकाने के लिए। अब मैं अपने लिए नई साड़ी लूंगी। तभी बाहर से गेट खटखटने की आवाज आती है। ए जी, देखना गेट कौन खटखट कर रहा है इतनी सुबह सुबह। तब तक मैं भी आती हूँ बाहर, पता नहीं कौन आया है। जैसे ही रामू बाहर जाकर देखता है, सेठ अमीरदास, तुम यहाँ पर? मैंने तो तुम्हारा पूरा कर्ज चुका दिया था, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुमको मुझसे कुछ काम है? तुमने मुझको दुगुना ब्याज दिया है। तुमसे मुझको 5 गुना ब्याज चाहिए, वो भी पूरे 10,000 रुपए। ऐसा मत करो, 5 गुना ब्याज में कहाँ से भरूंगा? मैंने बड़ी मुश्किल से तो ब्याज आपका चुकाया था। हम बहुत गरीब हैं, हम पर इतना अत्याचार मत करो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझको तो बस ब्याज से मतलब है। तुमको 1 महीने के अंदर पूरे पैसे देने होंगे। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मैं 1 पैसे का भी ब्याज नहीं देने वाला हूं, अब चाहे जो हो जाए। रामू, सेठ अमीर दास से मना करने का अंजाम तुम जानते हो। तुमको बहुत भारी पड़ सकता है, फिर मुझसे मत बोलना। सेठ अमीर दास बहुत ही लालची इंसान होता है। वो इतना रामू से बोलकर वहाँ से चला जाता है। मुझको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं सेठ अमीरदास कुछ गलत ना कर दे अपने साथ। वो बहुत ही बेकार आदमी है। मधु, तुम चिंता मत करो। अगर सेठ अपने साथ कुछ गलत करेगा तो भगवान अपने साथ हैं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। और मैं खेत पर जा रहा हूँ, शाम तक घर पर वापस आऊंगा। तब तक तुम खाना बना लेना और फालतू की चिंता छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। शाम को मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, तो शाम को मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। इतना बोलते ही रामू खेत के लिए निकल जाता है। मधु को थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन वह भी अपना काम करने लगती है। रामू खेत का पूरा काम करता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह मंदिर के लिए निकल जाता है। जैसे ही रामू मंदिर के पास पहुंचता है तो उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। बेटा, शाम होने वाली है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? मंदिर में आया था भगवान के दर्शन करने के लिए। बस भगवान के दर्शन कर के घर ही जा रहा हूँ। रामू मंदिर में दर्शन करने के लिए चला जाता है और दादाजी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर सेठ अमीर दास रामू को फंसाने की साजिश कर रहा होता है। कुछ पता चला रामू के बारे में? रामू कहाँ है अभी? हाँ सेठ जी, मैंने रामू को मंदिर के पास देखा था। आजकल मंदिर में बहुत ज्यादा सोना चढ़ रहा है। तुम एक काम करो, रात में जाकर तुम मंदिर के सारे सोने को चोरी कर लो और अपन चोरी का आरोप रामू पर डाल देंगे। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो अपनी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। अगर रामू पर इल्जाम डाल देंगे तो गांव वाले रामू को गांव से बाहर निकाल देंगे। सेठ और उसका नौकर मिलकर मंदिर में से चोरी करने की योजना बनाते हैं। जैसे ही अंधेरी रात होती है तो दोनों मंदिर में जाते हैं और सोना चोरी कर वहां से भाग जाते हैं। सुबह सुबह सारे गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा होने लगते हैं और सारे गांव वाले प्रकार प्रकार की बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रामू और रामू की पत्नी भी आ जाती है। किस अधर्मी ने मंदिर से चोरी की है? उसको इतना भी नहीं पता है कि मंदिर से चोरी करना कितना बड़ा पाप है। अचानक से सेठ और उसका नौकर बोलता है, मुझको पता है मंदिर में से सोने की चोरी किसने की है। वो चोरी रामू और उसकी पत्नी ने मिलकर की है। हाँ सेठ अमीर दास सच बोल रहे हैं। मैंने भी रामू को रात के समय मंदिर के पास देखा था। नहीं, ये सारे लोग मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया था। लेकिन रामू और रामू की पत्नी की बात कोई भी नहीं मानता है और सबको लगता है कि इन दोनों ने चोरी की है और सारे गांव वाले मिलकर रामू और रामू की पत्नी को गांव से बाहर निकाल देते हैं।
रामू और मधु मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। गांव के बाहर एक सुनसान सी जगह पर एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। मजबूरी में वही झोपड़ी उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, ये कितनी सुनसान सी जगह है। ना ही कोई आसपास इंसान है और ना ही किसी का घर है। और यहाँ पर अपन दोनों कैसे रहेंगे? और यहाँ पर ना तो कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए। क्या करे मधु, अगर अपना गांव ही अपन को ठुकरा दे तो और कहीं सहारा ढूंढना पड़ता है। या ही अपन दोनों की तकदीर है। मैं तो ये सोच रहा हूं आखिर चोरी किसने की है और उसका इंजाम अपन दोनों पे डाल दिया है। मधु रोते रोते सो जाती है। रामू भी खाना तलाशने के लिए जंगल में निकल जाता है। रामू बहुत चिंता में होता है। वह चिंता करते करते जंगल में पहुंच जाता है। अचानक से रामू को एक बाबा दिखाई देते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और उनके वस्त्र उन्हें अलग ही आवा दे रहे थे। रामू बाबा के पास जाता है। बेटा तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा मैं इसी गांव का हूं। गांव वालों ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। फिर रामू रोते रोते बाबा को सारी बातें बताता है। सेठ उसके साथ कैसे बेईमानी कर रहा है, गांव वालों ने चोरी का इल्जाम कैसे झूठा लगाया। बेटा तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। असली चोर जल्दी ही सामने आएगा। पर बाबा कैसे? सारे गांव वाले मिलकर तो मुझको और मेरी पत्नी को ही चोर बता रहे हैं। गांव छोड़कर हम दोनों यहाँ पर भूखे प्यासे रह रहे हैं। गांव वाले हमारी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। उस मंदिर के पास एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझको सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना इतना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा और उसका विश्वास जितना होगा तभी वह तेरा मदद करेगा। पर बाबा उस मंदिर के आसपास तो बहुत ज्यादा जानवर रहते हैं। मुझको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा जानवर है? वह एक श्रापित काली बिल्ली है जो मंदिर के आसपास रहती है। इतना बोलते ही बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। रामू भी बिल्ली को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। वह बिल्ली को बहुत जगह ढूंढता है लेकिन उसको बिल्ली कहीं पर भी नहीं मिलती। रामू बिल्ली को ढूंढते हुए उसी मंदिर के पास पहुंच जाता है जिसमें चोरी हुई थी और रामू को बिल्ली वहीं पर दिखती है। जैसे ही रामू बिल्ली के यहाँ पर जाता है तो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। रामू बिल्ली का पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाता है। अचानक से बिल्ली रुक जाती है और रामू की तरफ देखने लगती है। रामू बिल्ली की आंखों में देखता है और बिल्ली से बोलता है, ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था असली चोर कौन है? क्या बिल्ली रानी तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लग गया है और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। क्या तुम सच जानती हो मुझको? तुम बता दो असली चोर कौन है, फिर मैं असली चोर के बारे में गांव वालों को बता दूंगा। बिल्ली उसकी आंखों में देखती है। रामू का साफ दिल और अच्छी नियत देखकर बिल्ली एकदम से बोलने लगती है, रामू, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तो सेठ अमीर दास और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर गहने चुराए और अंजाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया ताकि कोई शक न करे। क्या गांव का सेठ वही जो सबसे ज्ञान और धर्म की बात करता था? गांव वालों ने मिलकर मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली चोर आराम से घर पर सो रहा है। बिल्ली रानी, अब मैं क्या करूं? ये सच में गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो रामू, सच को कोई दावा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझको कल गांव वालों के पास ले जाना। मैं सारे गांव वालों को सच्चाई बता दूंगी कि तुम चोर नहीं हो। असली चोर तो सेठ अमीर दास है। रामू को बिल्ली की बातें सुनकर राहत मिलती है। अगले दिन रामू सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। गांव वालों, तुमने मुझको चोर समझकर मुझे गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन असली चोर
अभी भी गांव में ही है। आज मेरे पास गवाह है जो मुझको निर्दोष साबित करेगा और उस चोर को तुम्हारे आगे लाएगा। गांव वालों सुनो, असली चोर रामू नहीं, सेठ अमीर दास है। मैंने अपनी आंखों से देखा था मंदिर में से चोरी करते हुए। अगर तुमको यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो, तुमको वहीं पर मंदिर के गहने मिलेंगे। यहाँ बिल्ली कैसे बोल रही है? चलो सेठ के घर पर जाकर देखते हैं वहाँ मंदिर के गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ हमें हमेशा से धोखा दे रहा है। फिर दो गांव वाले मिलकर सेठ अमीर दास के घर पर जाते हैं। घर पर जाकर देखते हैं तो मंदिर के गहने सेठ के घर पर ही होते हैं। जब गांव वालों को सेठ अमीर दास की सच्चाई पता चलती है तो सारे गांव वाले मिलकर सेठ अमीर दास को गांव से बाहर निकाल देते हैं और रामू को गांव में फिर से बुला लेते हैं रहने के लिए। इसे बोलते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा।